नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया। आज एक नए करियर टॉपिक करियर इन कंसल्टिंग के साथ आपके समक्ष हूँ। आप सभी व्यूअर्स तथा आज की हमारी गेस्ट स्पीकर मिस अक्षिता भाविनी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। मिस अक्षिता बहुत ही इंटेलिजेंट, यंग एंड सिंसियर वर्कर है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय। मिस अक्षिता। नमस्ते, गुड इवनिंग रेनू मैम। पहले तो सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और कि मैं अपनी बातें कुछ रख सकूं और इन जिस भी कैपेसिटी में मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे आपने वो मौका दिया, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अपने बारे में मैं बताऊं तो मेरा नाम अक्षता, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट भी कहते हैं कई लोग इसे। कुल मिलाकर मेरे पास 3 साढ़े 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। पहले के 2 साल मैंने टेक इंडस्ट्री में काम किया एज अ सिस्टम इंजीनियर। कुछ 2 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अपनी एमबीए की शुरुआत की आईआईएम लखनऊ से 2018 में। 2020 में मैं वहां से ग्रेजुएट हुई और उसके बाद से मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। मुझे तकरीबन 1.5 साल या उससे थोड़ा लगभग ऊपर हो चुका है एज अ कंसल्टेंट काम करते हुए। और आज मैं आप सबके सामने रेनू मैम के साथ बात करते हुए बहुत खुश हूँ एंड होपिंग फॉर अ गुड डिस्कशन फॉरवर्ड। वंडरफुल। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो छोटी जर्नी है अभी आपके करियर की, वो सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग रहेगी। तो आइए हम आज की परिचर्चा शुरू करते हैं टॉपिक करियर इन कंसल्टिंग के ऊपर। अक्षिता, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो उनका ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो बातचीत है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन ऑन करती हूँ। जी। तो साथ साथ आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं अक्षता कि कंसल्टिंग एक्चुअली होता क्या है। तब तक मैं पीपीटी ऑन कर देती हूँ। जी, तो मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर स्टार्ट करूँ तो कंसल्टिंग वो है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं। आप आपके पास इतनी क्षमता नहीं है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिन्होंने सिमिलर तरीके के प्रॉब्लम को फेस किया होगा, जिनके पास कोई सोल्यूशन हो सकता है, जिनके पास कोई एक्सपर्टीज हो सकती है। आप उनके पास जाते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं और अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं तो आपकी तबीयत खराब है, आप खुद से कोई दवा नहीं लेते, आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं बिकॉज ये उनका काम है, वो ये इसी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। उसी तरह से अगर मैं बिजनेस टर्म्स में बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। उनका प्रॉफिट कम हो सकता है, उनके कॉस्ट बढ़ सकते हैं, उन्हें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उन्हें उनके ऑपरेशंस में कुछ परेशानी आ रही है। तो मोटा मोटी बिजनेस में कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और अगर हमें उन प्रॉब्लम्स का सलूशन लेना है तो हम अगेन किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करेंगे उन प्रॉब्लम्स का सलूशन लेने के लिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं अगर एक कंपनी का हिस्सा हूं, मुझे अपनी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं अपनी ही कंपनी के लोगों को रीच आउट कर सकती हूँ। दूसरा तरीका है कि मैं किसी और कंपनी को रीच आउट कर सकती हूँ, एक्सटर्नल पार्टी को, जो आके मेरी कंपनी की मदद कर सके। तो कंसल्टिंग इज बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये कंसल्टिंग हुआ, जिसे हम कंसल्टिंग कहते हैं आम भाषा में। ओके, तो आपने बहुत ही सरल भाषा में कंसल्टिंग को डिफाइन किया। तो अब हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहेंगे कि एक कंसल्टेंट की
जो बनने के लिए क्या कोई स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होती है या फिर कोई भी व्यक्ति कंसल्टेंट बन सकता है? सकता है बिकॉज जब हम स्किल सेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत ही टेक्निकल तरह के स्किल्स नहीं होंगे, जैसे कि हम डेवलपर्स देखेंगे या कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेटेड जॉब देखेंगे, उनमें बहुत ही टेक्निकल स्किल्स चाहिए जो उस डोमेन से रिलेटेड होंगे। मैकेनिकल देखेंगे उस डोमेन से रिलेटेड होंगे, या हम सीए वगैरह पे देखेंगे तो उनके लिए कुछ अलग स्किल्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमारे पास पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए। हम राइट अवे स्टार्ट नहीं कर सकते। बट कंसल्टिंग की मैं बात करूंगी तो जैसा मैंने बोला, तब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा दिमाग लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए हमारे पास। थोड़ा बहुत नंबर्स को पढ़ना हमें आना चाहिए, और जब हमारे पास डेटा होगा तो हमें उसे एनालाइज करना चाहिए आना चाहिए। जैसे कि अगर, जैसे मैंने बोला, बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस करेंगी तो उन प्रॉब्लम्स का स्केल भी ज्यादा होगा, उन प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट जो क्रिएट होगा वो भी मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा। तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप हर एक नई अ, हर एक इंफॉर्मेशन को खुद से कलेक्ट करें या हर एक इंसाइट खुद से ड्रॉ करें। उस टाइम पे आपको बहुत कुछ पहले से इकट्ठा किए गए डेटा या इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, अपने रिकमेंडेशंस बनाने के लिए। तो वहां पे आपके पास एनालिटिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अ, और हम बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट के लोगों के साथ डील करते हैं। जब हम ये प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं तो हम सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव लेवल, जैसे कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर्स, सीईओ, सीएफओ, जिसे हम सीएक्सओस भी कहते हैं, जो टॉप लीडरशिप होती है, उनसे हम उनका लॉन्ग टर्म व्यू जानने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना चाहते हैं। और जब हम उस स्टेचर के लोगों के साथ डील करते हैं तो हमें अपने कम्युनिकेशन में भी बहुत क्रिस्प होना चाहिए। हम, क्योंकि हमें उनके साथ 5 घंटे समय नहीं मिलेगा बात करने के लिए, हम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, तो हमें अपनी बहुत ही सरल तरीके से हमें उनके साथ प्रॉब्लम भी समझनी है और अपना सोल्यूशन भी उन्हें समझाना है। इसीलिए हमारे पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट सॉरी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट्स रहता है टिपिकल कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स में। इसीलिए प्रेशर के अंडर हमें काम करना होता है, लीडरशिप के साथ हमें बात करनी होती है, हमारे अंडर काफी लोगों के साथ हम काम करते हैं, तो हमें भी टीम कोलैबोरेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि मैंने कवर किया। टेक्निकल स्किल्स की जहाँ पे बात आती है तो वो होता है फंक्शनल स्किल्स, जैसे कि अगर मैं एक ऑपरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, और अगर मैं 10 साल से ऑपरेशन से रिलेटेड काम कर रही हूँ, तो शायद मैं ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अगर मैं 10 साल से 8 साल 5 साल से आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, तो शायद मेरे पास थोड़े स्किल्स आईटी डोमेन रिलेटेड डेवलप हो गए होंगे। यहाँ पे वो टेक्निकल स्किल्स की हम बात आती है, वो डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है। क्विक ओके। डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, मल्टीटास्किंग, प्लानिंग स्किल्स, ये सब क्यों? तो जब हम बड़े स्तर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो हम टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने इंसाइट्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द इम्पैक्ट इतना ज्यादा है। तो हमारे पास एक टीम होती है, कंसल्टेंट्स की, मैनेजर्स की, डेटा एनालिस्ट्स की, जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं कि अगर हमसे कुछ 2 पॉइंट्स मिस हो गए तो 2 पॉइंट्स किसी और ने दे दिए। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे लोग अलग अलग आइडियाज देते हैं, फिर हम उन्हें डिस्कस करते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज को जानने की कोशिश करते हैं। इसे हम सिंपल भाषा में ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ये सब के लिए ये टीम वर्क, मल्टीटास्किंग, प्लानिंग स्किल्स की आवश्यकता होती है। और जी, जैसा कि ये सारे स्किल्स मोटा मोटी कवर, मतलब सब सारे स्किल्स को कवर करते हैं, कंसल्टिंग के सारे स्किल्स को कवर करते हैं। ओके, ग्रेट। आपने अच्छी जानकारी दी स्किल्स के विषय में। अब जी। हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें इस करियर में आना है तो उन्हें क्या करना होगा? करियर रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है? और ऐसा थॉट है लोगों का कि अगर कंसल्टिंग करियर में आना है तो एमबीए की जो डिग्री है वो मस्ट है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि कंसल्टिंग करियर चुनने के लिए एमबीए करना है हमें? मैं अपने एक्सपीरियंस से जैसा कि जहाँ बताना चाहूंगी, तो कंसल्टेंट बनने के लिए एक एमबीए रिक्वायरमेंट नहीं है।
हालांकि एमबीए करने से आपके पॉसिबिलिटी जरूर बढ़ेंगे, आपके लिए ऑप्शंस थोड़े ज्यादा खुल जाएंगे, आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े बढ़ जाएंगे अगर आपके पास एक मास्टर स्पेशली एमबीए डिग्री है तो। हालांकि ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कंसल्टेंट बनने के लिए। और रही बात कंसल्टेंट बनने के लिए, कंसल्टिंग मैंने पहले भी बताया दो तरीके से हो सकती है। आप एक इंटरनल कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हैं जो आप सिर्फ एक कंपनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या फिर आप एक कंसल्टिंग फर्म में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। कंसल्टिंग फर्म्स डिफरेंट होती हैं बिकॉज वो उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, उनका काम ही है कि अलग अलग कंपनीज को अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में कंसल्ट करके उन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। तो ये दो तरह के जॉब्स हो सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। रही बात इंजीनियरिंग के बाद भी कंसल्टिंग ऑप्शंस खुले होते हैं, कॉमर्स डिग्रीज के बाद भी कंसल्टेंट्स खुले होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो इंजीनियरिंग रिलेटेड भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स अकाउंट रिलेटेड भी हो सकती है। इन केसेस में मैटर क्या करता है, डिग्री से ज्यादा फिर आपका एक्सपर्टीज मैटर करता है। अगर आपने, जैसे मैंने एमबीए करके फिर मैंने एज ए कंसल्टेंट की शुरुआत की है, बहुत लोग कई लोग, जैसे किसी ने 10 साल सेल्स में काम किया या 10 साल किसी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया, तो उन्होंने अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज डेवलप कर लिया है तो आगे जाके वो किसी कंसल्टिंग फर्म में टेलीकॉम डोमेन में कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो वहां पे एमबीए इज नॉट अ कंपल्शन। तो ये दो कंपल्सरी है तरीके से। ग्रेजुएशन आई थिंक। जी जी जी, ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रेजुएशन जरूरी है। एंड ग्रेजुएशन। एमबीए इज अ गुड टू हैव, नॉट नेसेसरी टू हैव। ओके। जी ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे व्यूवर्स कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए किन किन एग्जाम्स को लिखना होता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, वो भी जानना चाहेंगे। जी, तो मैंने अपनी एमबीए की शुरुआत 2018 से की थी। आपने जो जो एग्जाम्स और कॉलेजेस का नाम लिखा हुआ है, करीबन मैंने भी सारे एग्जाम्स और कॉलेजेस के लिए बैठी थी। तो आईआईएम्स की बात करें तो वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, सारे आईआईएम्स एक साथ एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं जिसे हम कैट कहते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर हम जेवियर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जिसमें एक्सएलआरआई आता है, एक्सआईएमबी आता है और भी दो चार कॉलेजेस आते हैं। ये कॉलेजेस दो तीन एग्जाम्स के माध्यम से एडमिशंस लेते हैं। एक हो गया जैड जो इनका स्पेसिफिक हुआ जेवियर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के लिए, एक कैट हुआ जो हमने पिछले आईएम के लिए डिस्कस किया, और एक जी मैट होता है जो कि टेस्ट का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट इसेंशियली ये भी सेम स्किल्स को टेस्ट करता है जी मैट। और कॉमनली लोग इस एग्जाम को बाहर जाने के एग्जाम्स के लिए देते हैं, बट इंडिया में भी कई कॉलेजेस जीमैट के स्कोर से लेके एडमिशन देते हैं। एक और अच्छा कॉलेज है आईआईएफटी, इसकी भी दो तीन ब्रांचेस हैं। इसका एग्जाम अगेन एक अलग, ये इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम अलग से लेता है। इसके एग्जाम में एक जीके का सेक्शन अलग होता है, जो हमने बाकी एग्जाम्स कवर किए उनसे ये डिफरेंट होता है, इसमें एक जीके का सेक्शन होता है। सिम्बायसिस पुणे का अगेन एक अलग टेस्ट होता है, स्नैप जिसे हम कहते हैं। नारसी मुंजी का एक अलग टेस्ट होता है, एनमैट जिसे हम कहते हैं। एनमैट आई थिंक जहां तक मुझे याद है आप शायद 2 या 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं एक एडमिशन ईयर के लिए। ओके। उसके बाद एफएमएस का भी एडमिशन कैट और जीमैट दो तरीके से होता है। एसपी जैन इंस्टीट्यूट का एडमिशन कैट हुआ, जीमैट हुआ, और गेट होता है टेक्निकल एप्टीट्यूड आपको टेस्ट करने के लिए। लोग कॉमनली इसे एमटेक या पीएसयूज में इंजीनियरिंग के बाद जॉब सीख करने के लिए ये एग्जाम देते हैं, बट एसपी जैन इंस्टीट्यूट भी ये स्कोर कंसिडर करता है गेट एग्जाम का। एमडीआई भी कैट और जीमैट लेता है। तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस, ओके, और भी हमारे पास लिस्ट है। आईएसबी लेता है कैट, जी मैट, जीआरई भी एक बाहर के जाने के लिए कॉमनली एक्सेप्टेड स्कोर होता है, एक एग्जाम होता है। ये सारे एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट इनमें जो चीजें टेस्ट होती है वो सेम ही है। बेसिक मैथ स्किल्स, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, मोर और लेस तो बाकी ये सारे एग्जाम सिमिलर रहते हैं उनके इसमें। अब हम कॉमर्स साइड पे आएंगे तो हमारे पास तो हम सीए, जैसे मैंने बोला एक सीए भी कंसल्टेंट बन सकता है। तो उनका एक एग्जाम होता है, वो लोग आईसीएआईए के थ्रू एफिलिएशन से अपना सीए प्रोग्राम क्लियर करते हैं।
CFA होता है, ये होता है जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोग MBA के साथ CFA करते हैं, कई लोग CA के साथ CFA करते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग के बाद भी CFA करते हैं। तो ये सारे, ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्जाम नहीं दिया तो आप दूसरा नहीं दे सकते, ये एग्जाम कोई भी दे सकता है। CFA एग्जाम इज ओपन फॉर ऑल, कैट इज ओपन फॉर ऑल। तो इसीलिए मैंने बोला ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये भी एक बड़ा जेनेरिक सा कोर्स है, जो कि कोई भी, आप, मैं, कोई भी चाहे तो ये सर्टिफिकेशन कर सकता है और एक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सकता है। तो ओके ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन रहती है। जी, आपने बहुत ही डिटेल एग्जाम्स और कॉलेजेस के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताया। मुझे उम्मीद है उन्हें अच्छा लगेगा और पूरी जो भी वो जानना चाहते हैं वो जान पाए होंगे। तो आइए हम अब देखते हैं कि कितने तरह के कंसल्टिंग करियर हो सकते हैं। जी। तो जितने तरह की प्रॉब्लम उतने तरह के सॉल्यूशंस, उतनी तरह की कंसल्टिंग। तो एक, अगर एक कंसल्टिंग फर्म है, वो हर तरह के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगी, तो हो सकता है उसकी ब्रांचेस या डोमेन्स हम कह सकते हैं। तो उसमें स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग हो सकती है, उसमें ऑपरेशंस। तो ये हो गए डोमेन स्पेसिफिक। आपका प्रॉब्लम जिस डोमेन में लाई करेगा, आपका प्रॉब्लम जिस फोकस एरिया से रिलेटेड है, आपका कंसल्टिंग उसका के नाम में वो डोमेन जुड़ जाएगा। आप शुरुआत करेंगे एक जेनेरिक रोल से। अगर मैं शुरू के 2-3 प्रोजेक्ट्स की अपनी बात करूं, तो मुझे हर तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। वो मार्केटिंग रिलेटेड हो सकता है, वो रिसर्च रिलेटेड हो सकता है, या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड हो सकता है। बट जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करेंगे, आपका एक्सपर्टीज एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया में या डोमेन में ग्रो करता जाएगा, और आप उसमें अपना एक्सपर्टीज बिल्ड करेंगे। तो उसमें ये सारे डोमेन्स आ जाएंगे। मार्केटिंग के लिए आपको प्रॉब्लम्स, आप मार्केटिंग के डोमेन में काम करेंगे तो आप मार्केटिंग कंसल्टेंट हो गए। आप पॉलिटिकल फॉर्म कैंपेनिंग्स का को हैंडल करेंगे, आप उनके लिए प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, आप उनको लिए कंसल्टिंग करेंगे, कैंपेन्स डिजाइन करेंगे, तो आप एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो गए। आप इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हो गए। और एक बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इंडस्ट्री कंसल्टिंग। तो एक तो हो गया कि आपने बिजनेस के कौन से फंक्शन में अपना एक्सपीरियंस गेन किया, और एक होता है कि आपने किस इंडस्ट्री के अक्रॉस अपना एक्सपीरियंस गेन किया। तो वो इंडस्ट्री हो सकती है IT इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री हो सकती है मीडिया इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री हो सकती है कंज्यूमर गुड्स, वो एनर्जी इंडस्ट्री हो सकती है। तो एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि इंडस्ट्री हुई कि किस तरह के वो प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, उसके बेसिस पे उसका इंडस्ट्री बना असाइन होगा। और विद इन अ कंपनी हम किस बिजनेस फंक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो डोमेन हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रैटेजी, HR, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, HR, ऑपरेशंस, एक्सेट्रा, वैसे हो जाएगा। ओके तो हमारे व्यूअर्स ये समझ पाएंगे कि जिस भी फील्ड में हमें प्रॉब्लम आ रही है उसका सलूशन चाहिए तो हमें उस फील्ड में कंसल्टिंग करने का मौका मिलेगा। आप ये कहना जी चाह रही हैं? जी। मौका जरूर मिलेगा, बट ऑन ग्राउंड थोड़ी चीजें अलग तो मैं नहीं बोलूंगी, बट कई चीजों का वेटेज होता है। अब अगर मैंने अपने MBA से पहले मैंने 2 साल IT इंडस्ट्री में काम किया था, एज अ सॉफ्टवेयर, एज एन इंजीनियर काम किया था मैंने। तो मेरी करंट कंपनी ने मेरे उस एक्सपीरियंस को यूज करना चाहा कि मेरा वो एक्सपीरियंस आया ना जाए। तो मुझे अब कई प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरे पास एक कलीग है जिन्होंने सप्लाई चेन में, उनका 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड है। एंड उसी के साथ एक और मेरे कॉलीग है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो उनके अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो जब आप शुरुआत करेंगे अपने करियर की, तो एक दो फैक्टर्स और आपके जॉब प्लेसमेंट में रोल प्ले करेंगे। ओके तो जी। एक एक कंसल्टेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो संभावनाएं हैं वो किन किन क्षेत्र में हो सकती है? कंसल्टिंग फर्म्स में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो हम टिपिकल कंसल्टिंग की बात करते हैं, बिकॉज उनका यही उनका काम है। उनका उनको अपने कंपनी पे कोई प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, उनका काम ही ये है दूसरी कंपनी को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो।
तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कंसल्टिंग के लिए कंसल्टिंग फर्म्स में ही मिलेंगी, बिकॉज बाकी कंपनीज में उनको सिर्फ कंपनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। और अगर मैं एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी हूँ, मुझे अपने सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास अपना एक सेल्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी होगा जो मेरे सेल्स डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपॉइंटेड होगा। तो मेरे पास उस डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट्स हो सकते हैं जो मेरे उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप इन हाउस कंसल्टेंट हो सकते हैं किसी कंपनी के लिए। अब वो डेजिग्नेशन फिर आपका हो सकता है, कंसल्टेंट हो भी सकता है, मैनेजर, स्ट्रेटेजी मैनेजर कुछ और हो सकता है, या न्यू इनिशिएटिव्स मैनेजर हो सकता है। तो डेजिग्नेशन कंपनी टू कंपनी बदल सकता है, लेकिन जो कंसल्टेंट वाला डेजिग्नेशन है वो कंसल्टिंग फर्म्स में सेम रहेगा, बिकॉज वो उनका कोर पर्पस कंसल्टिंग है। बाकी कंपनीज का कोर पर्पस वो नहीं होता, कोर पर्पस उनका और भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं। तो जी, कंसल्टिंग फर्म्स के बाद हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आईटी इंडस्ट्री में कंसल्टिंग की जरूरत है। अभी हमने इतना टेक्नोलॉजी बूम देखा है इतने सालों में, लास्ट के 2-3 सालों में पैंडेमिक के कारण हमने क्लाउड का अडॉप्शन बहुत देखा है। क्लाउड एक नया टेक्नोलॉजी, उभरता हुआ टेक्नोलॉजी आज आ रहा है मार्केट में, तो उससे रिलेटेड हुआ तो आईटी इंडस्ट्री में चला जाएगा। फाइनेंस कंपनीज हुई, एचआर कंसल्टेंसी सर्विसेज हुई। तो जैसे हमने देखा एचआर कंसल्टिंग, तो वो टैलेंट एक्विजिशन में किसी कंपनी की हेल्प करेंगे, या उनके कॉम्पनसेशंस को डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया हाउसेस में मीडिया कंसल्टेंट्स होंगे, तो वो मीडिया हाउसेस से बात करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस से कंसल्ट करेंगे और उनके साथ आपको कोलैबोरेट करके काम करेंगे। एजुकेशन कंसल्टिंग में आप, अगर आप लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, दे आर लुकिंग फॉर कॉलेजेस, या इंडिया में ही वो एक एग्जाम लिख रहे हैं, कैटी लिख रहे हैं या गेट लिख रहे हैं, उन्हें ऑप्शंस नहीं पता किस कॉलेज में जाना है, तो एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ओके। और एक कंसल्टेंट की जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं? तो आप स्टार्ट करेंगे एज एट अ वेरी बेसिक लेवल। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एनालिस्ट के पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो वो सबसे बेसिक एंट्री लेवल कंसल्टिंग फर्म्स में एक एंट्री लेवल पोजीशन हुआ एनालिस्ट, जिसका काम होगा डेटा इकट्ठा करना, उस डेटा के बेसिस पे या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, हमारी प्रॉब्लम के लिए रिसर्च करना, रिसर्च से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन से कुछ सॉल्यूशंस या इंसाइट्स ड्रॉ करना, और उस इंसाइट्स को फिर अपने सीनियर कंसल्टेंट्स और मैनेजर्स को प्रोवाइड करना, जिसको यूज करके आपके सीनियर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो स्टार्टिंग में एनालिस्ट, एसोसिएट, फिर कंसल्टेंट हुआ, कंसल्टेंट्स के बाद सीनियर कंसल्टेंट होगा, सीनियर कंसल्टेंट के बाद मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर हो सकता है, पार्टनर, प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर। एक कंसल्टिंग फर्म में ये हायरार्की रहेगी। और अगर आप बाकी कंपनीज में जाके देखेंगे तो जैसा कि आपने लिखा है वो चेंज हो सकता है, कहीं पे वो टीम लीडर हो सकता है, कहीं पे वो प्रोग्राम लीडर हो सकता है। फिर जैसे जैसे रोल बढ़ते जाएगा तो वो डायरेक्टर हो गया, तो वो वाइस प्रेसिडेंट हो गया। बट आप स्टार्ट करेंगे एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रोल से, जहाँ पे आपसे सिर्फ आपको एक काम पकड़ दिया जाएगा और आपसे उसी काम का रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप एक टीम हैंडल कर रहे हैं और आप अपने टीम से काम डिलीवर करवा पा रहे हैं कितना इफेक्टिवली। ऐसे करके आपका प्रोग्रेस होगा इस कंसल्टिंग प्रोफाइल में। जी। तो अक्षिता, अगर आप एक कंसल्टिंग करियर में हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारे जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व नहीं है तो, अगर हमें सिर्फ आइडिया आइडिया बना के दे देना है क्लाइंट को, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होगा। और अगर हमें उस आइडिया को एग्जीक्यूट भी करना है तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन जाता है। और स्केल बड़ा होता है प्रॉब्लम का, उन्हें सॉल्यूशंस बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, तो हम बहुत समय नहीं लगा सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स में। हम एक महीना सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में नहीं लगा सकते, फिर एक महीना हम सिर्फ उसे एनालाइज करने में नहीं लगा सकते। ये सारी एक्टिविटीज बहुत ही शॉर्ट, उनका टाइमलाइन बहुत छोटा हो जाता है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, हाँ, तो हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जब रिसर्च करना होता है तो हमें इंटरव्यू सर्वेज कंडक्ट करना आना चाहिए कि हमें कितना इफेक्टिवली हम वो डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, ताकि हमें बार बार क्लाइंट के साथ एक नीड के पास एक ही नीड के साथ बार बार वापस ना जाना पड़े। जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो फिर हम उस डेटा को एनालाइज भी करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम में कैसे फिट होता है और हमारा सोल्यूशन बेटर कैसे हो जाएगा, ये डेटा से जो हमें इंसाइट मिल रहा है। जो इंसाइट हमें मिला है फिर उसे हमें अपने टीम को भी कम्युनिकेट करना है और उसे हमें अपने क्लाइंट्स को भी कम्युनिकेट करना है उतने ही अच्छे तरीके से, ताकि उन्हें समझ में आए कि हम उस सोल्यूशन पे कैसे पहुंचे। जब वो हम सोल्यूशन उन्हें बताएंगे तो हम उन्हें एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी भी बना के देंगे कि हमने आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो खोज लिया है, अब आप उस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आप अपना वो बिजनेस वैल्यू रियलाइज कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम एक स्ट्रेटजी बना के देंगे उनको। फिर हम उनके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करेंगे। अगर एग्जीक्यूशन होगा तो उस उनके क्लाइंट साइड पे हमें उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी से एक्वेंट भी कराना पड़ेगा, तो वो सारी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करना हमारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ सकती है। और जैसा कि मैंने बोला कि जैसे जैसे हमारा नंबर्स ऑफ इयर्स आपका एक्सपीरियंस में बढ़ेगा, आपका इंडस्ट्री नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज और आपका डोमेन नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपको अपने आप को नए नए ट्रेंड से फेमिलियर रखना पड़ेगा, तभी आप किसी क्लाइंट को नए सोल्यूशन से प्रोवाइड रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अदरवाइज आप आउटडेटेड रहेंगे अपने ही एंड पे, तो आप क्लाइंट को भी एक आउटडेटेड सोल्यूशन देंगे। ओके, तो अक्षिता मुझे ऐसा समझ आ रहा है आपकी बातचीत से कि किसी भी फर्म को या कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए कंसल्टेंट की बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भूमिका रहती है। जी 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 जी, जैसा कि ये कहावत है, बदलते समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, तो वैसे ही कम जैसे बदलते समय के साथ कंज्यूमर की नीड्स बदल गई हैं, डिमांड बदल गई है, बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, इसीलिए कंपनीज को अपने ट्रेडिशनल मॉडल्स को चेंज करके अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है, जहाँ पे ये कंसल्टिंग और कंसल्टेंट्स उनकी इसमें सहायता करते हैं ये अचीव करने में। जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे व्यूअर्स को कुछ टॉप रिक्रूटर्स ढूंढने में मदद करें। जी, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये बहुत ही नामी कंपनीज हैं कंसल्टिंग फर्म्स में। ये सारी जो कंपनी है, जैसा मैंने बताया, ये दीज आर टिपिकल कंसल्टिंग फर्म्स जिनका काम है, जिनका खुद का कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं है, दे विल कंसल्ट अदर कंपनीज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। काफी फेमस नाम है, मैकेंजी, बेन, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये सारी कंपनीज में से मेजरली बेस्ड है यूएस में, लेकिन इनका प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस है, ये काफी कंट्रीज में है, काफी बड़े बड़े नामी बिजनेसेस को इन्होंने हेल्प किया है। ईवाई, डेलॉइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इस चारों को हम मिलके बिग फोर कहते हैं कंसल्टिंग की दुनिया में। इसके अलावा है एक्सेंचर, बूज एलन हैमिल्टन, मर्सर। तो इसमें हर कंपनी का स्पेसिफिक नीश भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि डेलॉइट थोड़ा अकाउंटिंग में उनका नाम ज्यादा है, एक्सेंचर में थोड़ा टेक रिलेटेड नाम ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो और तरह के प्रोजेक्ट्स लेते नहीं है, बट हर कंपनी का अपना अपना एक ब्रांड डेवलप हो जाता है एक डोमेन में। बट ये सारी ही बहुत अच्छी कंपनीज है, इन कंपनीज में बहुत सीखने को मिलेगा, और इन कंपनीज में जो आपके कॉलीग्स भी रहेंगे वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोऑपरेटिव रहेंगे। जी, कोऑपरेटिव भी रहेंगे एंड सपोर्टिव भी रहेंगे, बट डिमांडिंग भी रहेंगे। यस, जी ये तो अभी जी हर जॉब अभी डिमांडिंग है, और कंसल्टिंग फॉर्म जो फॉर्म्स है उसके ऊपर तो जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है, तो नेचुरली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा है। तो जी अक्षिता, आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे उम्मीद है कि व्यूवर्स आपकी जो दी गई जानकारी है उससे सेटिस्फाइड रहे होंगे। फिर भी अगर वो कुछ विशेष हमसे जानना चाहते हैं
तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं 9109548885 पर। अगर कुछ क्वेरीज है तो वे हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं careercounselorsindia@gmail.com पर। जितने भी व्यूअर्स हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल करियर काउंसलर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें समय-समय पर अलग-अलग तरह की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा वे हमारे जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने से वे हमारे बारे में उनको जानने का और भी ज़्यादा मौका मिलेगा। तो मिस अक्षिता, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जाते-जाते मैं ये बात कहना चाहूँगी, तो जिन-जिन लोग अपना कंसल्टिंग में करियर खोज रहे हैं या कंसल्टिंग नहीं तो ऐसी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ खोज रहे हैं जिनमें उनको अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोज़र मिल सके कम समय में, या अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स का एक्सपोज़र मिल सके कम समय में, और एक सीनियर मैनेजमेंट के साथ वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके सीखने का मौका चाहते हैं, तो उन्हें डेफिनिटली एक कंसल्टिंग करियर एज़ एन ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और अ, बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन, यूट्यूब पे, इन जनरल अगर आप किसी से रीच आउट करेंगे तो। अ, और अगर आप सोच लेंगे तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, कंसल्टिंग रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी है। आपका कॉम्पेंसेशन भी अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, आपका लर्निंग कर्व भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद अगर आप चेंज की अपॉर्च्युनिटीज़ देखेंगे, तो एक कंसल्टेंट का एक्सपोज़र इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद उसके लिए आगे की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती है। बस, तो मैं जाते-जाते बस यही एक बात कहना चाहूँगी, मेहनत करेंगे तो जो चाहेंगे सब हो जाएगा। जी, बहुत खूब। मिस अक्षिता भाविनी, आज की जी, परिचर्चा में आपने व्यूअर्स को करियर इन कंसल्टिंग के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी, जो निश्चित ही हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत 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 उपयोगी रहेगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे टीम करियर काउंसलर्स इंडिया की ओर से आपके ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए करियर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक गुड यू। इवनिंग।